नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो भारत अब डिजिटल हो जाएगा। अब गांव-गांव, शहर-शहर तक इंटरनेट पहुंचेगा। सोचिए कितना आसान हो जाएगा कि बड़े-बड़े अस्पतालों के बड़े-बड़े डॉक्टरों के लिए अब आपको लंबी-लंबी कतारें नहीं लगानी होगी। बस इंटरनेट के जरिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यहां तक कि इंटरनेट के जरिए आप ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारियां भी ले सकते हैं। सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा कि आप घर खरीदना चाहते हैं, लगातार प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ई अपार्टमेंट्स के जरिए आप अपने सपनों का महल खरीद सकते हैं। यहां तक कि सोचिए कि आपको अगर नौकरी के लिए जाना होता है तो तमाम क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कागजों को लेकर आप घूमते हैं, उनको फोटोकॉपी कराते हैं, अप्रूव कराते हैं, ये तमाम झंझट खत्म हो जाएगी क्योंकि आपके पास होगा डिजिटल लॉकर। ना कागजों की झंझट, ना खोने की झंझट, और साथ ही साथ बच्चों को अब बस्ते के बोझ से भी निजात मिलेगी क्योंकि वो अब मोबाइल और टैबलेट पर भी अपने कोर्स से जुड़े हुए सिलेबस को पढ़ सकते हैं। दरअसल ये तमाम चीजें संभव हो सकेंगी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो महत्वाकांक्षी योजना जिसका सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था, लेकिन नींव आज रख दी है। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की नींव आज प्रधानमंत्री ने रख दी है। 1 हफ्ते तक ये खास कार्यक्रम चलने वाला है। इसके जरिए समय कम होने की बात कही जा रही है। इंटरनेट की दुनिया में भारत का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी नाम लाने की कोशिश की पहल कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक्सपर्ट्स ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं कि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं भारत के सामने कि अगर उन पर पार नहीं पाया गया तो प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना भी मुश्किलों में फंस सकती है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, और अगर चुनौतियां हैं तो उसका समाधान भी तो होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे न हम बेकार पसीना बहाएं और न समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर योजना को आकार दिया है साधारण नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए। इसी शक्ति का एक नाम है जैम, यानी कि जन धन आधार एंड मोबाइल, और इस शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक नागरिक की डिजिटल पहचान, जो कि उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर सारे डिजिटल लाभ लेने के लिए चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए मोबाइल। तो बस इतना होने पर भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है डिजिटल विश्व में। अब इस माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत, न किसी कतार में खड़े रहने की, न ही कोई बिचौलियों की जरूरत। आपकी की गई एप्लीकेशन बिल्कुल सुरक्षित होगी, क्योंकि आप उस पर करेंगे ई साइन। एप्लीकेशन तो कर दी, पर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसका क्या? उसके लिए भी अब आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपीज, ट्रू कॉपीज करवाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए।
क्योंकि अगर एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख दिए तो फिर आप उन्हें आजीवन कभी भी कहीं से भी किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको पेमेंट की जरूरत आन पड़ी तो वो भी आप कर सकते हैं सरकार के पे गव के माध्यम से, और पेमेंट का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन बैंक खाते से। अब सभी सरकारी योजनाओं सेवाओं के वितरण का होगा डिजिटाइजेशन। पर मुद्दे की बात तो ये है कि ये सारा तामझाम तभी सफल होगा जब इस क्रांति से अनजान लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। इसीलिए देश में बहुत बड़ी एक क्लास शुरू हुई है। क्लास का नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को शुरुआती कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब करते रहो सरकार से अपने मन की बात, देश की प्रगति में बनते रहो भागीदार। और किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से देश की विभिन्न किसान मंडियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही में हमारे दूर दराज के किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद और ऐसी तो अनेक प्रकार की जानकारियां और मार्गदर्शन मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब बढ़ेगी आमदनी और ऊपर आएगा उनका जीवन स्तर। ऐसी तो अनगिनत सुविधाओं का काफिला ला रही है भारत सरकार आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, पर उन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। पर अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम से भारत बनेगा विश्व का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हमारे युवा बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और स्किल डेवलपमेंट का भी होगा बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो ऐसा होगा हमारा डिजिटल इंडिया, संपूर्णतः आत्मनिर्भर, एक समान, एकजुट, एक ही मंच पर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचाएगा और शक्ति भी, और भ्रष्टाचार की तो खैर नहीं। अरे अरे, ये देखिए, सबमिट, एंटर और क्लिक हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा भारत, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। तो सपना अच्छा है, उम्मीद अच्छी है, लेकिन चुनौतियां बड़ी होने वाली हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के लिए जो बेसिक नीड है, चाहे वो इंटरनेट स्पीड की बात हो या इंटरनेट के लिए बिजली जरूरी है, क्या देश में बिजली की उपलब्धता इतनी है? ये 2 बेसिक नीड की कमी के चलते क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? हम इसी पहलू पर चर्चा शुरू करते हैं, तमाम तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पैनल में 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत कर रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी से अभय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं चैतन्य सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। और जाने माने साइबर एक्सपर्ट खेमचंद्र शर्मा जी भी मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। शुरुआत खेमचंद्र शर्मा जी से ही करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक साइबर एक्सपर्ट ही है इस तमाम जो संरचना बनाई गई है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सामने रखा है, उसको आप ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। आपको लगता है कि जिस डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है, लेकिन क्या वो वाकई सपना पूरा हो पाएगा? मैं इस स्टेप के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं दिल से खुश हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं दिल से खुश हूँ, तो मेरी तरह लाखों लोग जो साइबर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इससे बहुत ही आसान्वित हैं और उनको लगता है कि इससे बहुत सारा जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने वाली हैं और देश आगे बढ़ेगा। इसके कुछ रीजन्स हैं, क्योंकि आज आप देखेंगे कि विश्व में मंदी आई हुई है और बहुत सारी मार्केट्स में प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन हमारे भारत में डिजिटलाइजेशन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो ना के बराबर हुआ है और ज़्यादातर फील्ड्स में डिजिटलाइजेशन होने की गुंजाइश है। तो ना सिर्फ इससे स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल लोगों का बढ़ेगा, ना सिर्फ इससे न्यू रोजगार बढ़ेगा, बल्कि जो हमारी कंपनियां जो कि काम ढूंढने में स्ट्रगल कर रही हैं उनको नया काम मिलेगा।
तो इससे चारों ओर से, एक होता है ना एक तरफ से नहीं, इससे चारों ओर से डेवलपमेंट आएगा। और जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि लगभग 18 लाख नया रोजगार इससे जनरेट होगा, मेरे को लगता है कि इससे पक्का 18 लाख नया रोजगार जनरेट होगा। हाँ, चलिए लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी आपकी जो राय है वो आपका ये कहना है कि ये बहुत फायदेमंद होने वाली है, रोजगार सृजन भी होगा, तमाम तरीके से आसान तरीके हो जाएगा। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं वो हमें देखा भी, हमने जो सरकार की तरफ से ही जो अभी ऑडियो विजुअल हमने आपके सामने रखा था, दरअसल उस प्रोग्राम के तहत ही ये ऑडियो विजुअल सामने रखा गया था। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें, हमसे कुछ पल में आपको हम साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी की का भी बयान बताएंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब गांव और शहर की बात होती है तो बिजली सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, नेट स्पीड सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो हम पहले उनकी बात को सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है आज का जो भव्य समारोह था केवल संकेत था आने वाली घटनाओं को लेकर। इस बात का एप्रिसिएशन था कि आज की जिंदगी में अगर सबसे बड़ी चुनौती किसी राष्ट्र के सामने है तो वो साइबर सिक्योरिटी है। तो आवश्यकता है कि भारतवर्ष को अगर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सक्सेस बनाना है तो आपको अपने कानूनी जो ढांचा है उसमें पुनः संशोधन करना पड़ेगा। अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, चाहे राष्ट्रीय टेलीकॉम पॉलिसी हो, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो, उस पर एक रीलुक करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें भारतवासियों में एक साइबर सिक्योरिटी को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि लोग इस तरह की शैली को अपनाएं। बिल्कुल, पवन दुग्गल जी की बात अगर हम सबने ध्यान से भी सुनी, और सीधे सीधे साइबर क्राइम सबसे ज्यादा होता है अगर हम देश की बात करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो, हमारे सारे पैनलिस्ट को ये बात याद होगी कि पिछले कुछ महीनों पहले की ही बात है कि एक अमेरिकन कंपनी ने सीधे सीधे कुछ ऐसी बातों का खुलासा, सरकारी दस्तावेजों का खुलासा अमेरिकी एजेंसीज के साथ साझा कर लिया था जो भारतीय सुरक्षा के लिए सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में अगर हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ खास कानून भी बनाने होंगे, और जो कानून बने हुए हैं या तो उनको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कराना होगा। मेरे साथ खेमचंद जी तो बने हुए हैं, अभय जी भी मौजूद हैं मेरे साथ बीजेपी से। अभय वर्मा जी, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी पहल है, उम्मीद बहुत जगाई है आप लोगों ने। लेकिन आपने पवन दुग्गल जी की बात सुनी है, ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि चुनौती बड़ी है। और सबसे बड़ी, मैं बेसिक बात से ही शुरू करती हूँ, कहते हैं ना कि आप इंटरनेट कब चलाएंगे, जब आपके पास बिजली होगी। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में गाँव गाँव तक, उन गाँव की हम बात कर रहे हैं जहां पर अब भी 12 से 15 घंटे तक बिजली नहीं आती, कैसे होगा ये सपना पूरा? कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो उस कार्य के कई आयाम होते हैं, उसमें कमियां भी होती है, खामियां भी होती है। एक जमाना था जब कंप्यूटर आया था, लेकिन आज देखिए कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल, बिजली समस्या वहां नहीं बन रहा। आप आज मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि दुनिया इतना आगे निकल गया है कि अब हमें चलना होगा, और अगर हम नहीं चलेंगे तो हम किसी कोने में पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि ये आने से क्या होगा, सवाल ये है कि ये आना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के साथ हमारा प्रतिस्पर्धा है और इस देश को दुनिया में स्थापित करना है एक मजबूत कंट्री के नाम से। तो इसके लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। डिजिटल इंडिया ही नहीं, मेक इन इंडिया, स्किल्ड इंडिया, आप देखिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई एक पिलर को कमजोर करेंगे तो बाकी दोनों भी कामयाब नहीं होगा। ठीक है। तो मोदी जी के पूरे सपना को आप देखिए कि ये कई आयामों में है, और एक साल के अंदर उन्होंने ये सब चीजें जनता के बीच में लाके दिखाने का प्रयास किया है कि हम। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। आपने कहा कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हमें आगे आने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत है, ये मैं भी मान रही हूँ, और स्वागत योग्य भी है। जो पहल आप की जा रही है वो स्वागत योग्य है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले जो हमारे यहाँ, अगर आज आप किसानों को इंटरनेट से जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसान इंटरनेट चलाने के लिए साक्षर है? जिस गाँव की हम बात कर रहे हैं वहाँ क्या साक्षरता है? आपने ध्यान नहीं दिया उस पूरे, अभी जो आपने पिक्चर लिटरेसी की बात, हाँ, मैंने नोट किया। हाँ, 3 लाख इलिटरेट लोगों को ई गवर्नेंस और क्या हमारे देश में सिर्फ 3 लाख लोग ही इलिटरेट हैं? देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया, जब उद्योगपतियों ने आके अपना वक्तव्य रखा तो 4.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, और उसमें शिक्षा, गांव, किसान जैसे वर्ग को टारगेट करके और उसको आगे लेके जाने का प्रयास है। देखिए, ई गवर्नेंस या ये जो आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली गांव, गरीब, अनपढ़
कृषि से जुड़े हुए लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके और वो अपने संसाधन को कैसे डेवलप कर ठीक सके, है, ठीक है। उसमें ये कारगर साबित ठीक होगा। है, ठीक है। आप अपनी आपकी ही बात करते हैं। आप किसानों की हम बात कर रहे हैं। किसानों के लिए मोबाइल पर ये फैसिलिटी तो उपलब्ध है, उनको फोन कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ऐसा उपलब्धता है उनके लिए। वो डिजिटल जो प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे बताइए, क्या कई बार ऐसा होता है कि वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाते, फोन ही नहीं लग पाता, या लगता भी है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या, ये बिल्कुल, नंबर बिल्कुल दबाओ, वो ठीक नंबर बात है। दबाओ, देखिए, एक ये कंफ्यूजन रहता है। ये चीजें एक दिन में नहीं हो सकती। आप देखिए, जनधन योजना आया, 15 करोड़ लोगों ने अकाउंट खुलवाए ना। ठीक है। आप जब तक एक विषय को लेके आएंगे नहीं, जनता को उसके लाभ के बारे में बताएंगे नहीं, कैसे संभव होगा। आज देखिए, गांव-गांव में टेलीविजन चला गया, ठीक है। गांव-गांव में चैनल्स चल ठीक रहे है। हैं। तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ठीक है। एक शुरुआत हुई और उस शुरुआत से जनता को लाभ होगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, आगे हम और समझेंगे कि किस तरीके से लाभ होगा और क्या क्या चुनौतियां हैं। मेरे साथ चैतन्य सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। चैतन्य जी, क्या लग रहा है आपको? आपने कहा था कि ये एक नई पहल है डिजिटल इंडिया, बट मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 18 मई 2006 को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। 5000 शहर, छोटे शहर और 7 लाख गांव इससे जुड़ चुके हैं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए 1.5 लाख गांव ऑलरेडी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। ई टैक्स फाइलिंग, डिजिटाइजेशन ऑफ केबल टीवी नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ऑफ पासपोर्ट, ये सब कुछ कांग्रेस की सरकार यूपीए गवर्नमेंट लेके आई। मोदी जी की एक, जब से वो सरकार में आए हैं, उनकी बहुत पुरानी आदत है यूपीए की पुरानी स्कीमों को नया पैकेज बना के इस देश की जनता को बेच रहे हैं। चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, या आप जो बीजेपी के हमारे मित्र ने यहाँ पे बात करी है जो जनधन की, वो भी सब यूपीए की स्कीमें हैं। तो यूपी ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो डिजिटल इंडिया है, दैट इज जस्ट रीनेमिंग ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सवाल प्लान। तो आप लोगों के लिए भी है, अगर ये सारी स्कीम्स आप लोगों के समय में लॉन्च की गई, जैसा कि आप बता रहे हो और हम मानते भी हैं कि स्कीम्स लॉन्च की गई थी, लेकिन क्यों नहीं फिर वो सक्सेसफुल हो पाई? अगर सक्सेसफुल होती तो आज जो कांग्रेस का हश्र हुआ है, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो तमाम चीजों को दिमाग में लेकर चलते हैं, ये सवाल उठना जायज है, इसलिए मैं इसका जवाब भी चाहूंगी आपसे। देखिए, दैट वाज 10 साल हमारी सरकार रही, लोग चेंज चाहते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा सपना दिखाया इस देश की जनता को, पर सपना अभी तक तो कुछ पूरा हुआ नहीं चेंजिंग है। फैक्टर यूथ था सर। अगर यूथ की आप बात करते हैं और वो जैसे जोड़ रहे हैं यूथ को, अगर आपके पास स्कीम्स थी, आपने तमाम तरीके की चीजें की थी, तो यूथ आपसे हट गया अलग। अब देखिए, यूथ चेंज चाहता आ रही हूँ है, अभय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। यूथ चेंज चाहता था तो यूथ चेंज ले आया। एक गुजरात का एक खोखला डेवलपमेंट का मॉडल का सपना उनको दिखाया गया, ठीक है। वो उनको समझ में आया। हमारे देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया गया, तो इसलिए अब वो धीरे धीरे उनको समझ में आएगी बात की जो हमारे बड़बोले प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी वैसे तो हर बात पे बोलते हैं, पर जो इशू है जैसे करप्शन के, जो उनके खुद के मंत्रियों के दागी होने के, उन पे उनकी जबान नहीं खुलती। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि अगर ई डिजिटाइजेशन हो जाता है इस तरीके से तो भ्रष्टाचार भी कम होगा सीधे सीधे, क्योंकि जो भी चीज होगी वो डॉक्यूमेंट्स सामने होंगे, कोई कहीं से हेराफेरी नहीं हो पाएगी। वो तो कह रहे हैं ऐसी चीजें होंगी। ये पहल तो कांग्रेस सरकार की है। ये जो पहल आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की पहल चलिए है। अभय जी, ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीजें ही हैं, उसको नया तरीके से नई आप लोगों ने पेश पैकेज, कर नया दिया। पैकिंग करके बेच रहे, मेक इन अभी इंडिया, अपने कांग्रेस नेशनल के मैन्युफैक्चरिंग मित्र को, पॉलिसी, कांग्रेस निर्मल के- भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अभय जी, चैतन्य जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को एक बात कहना चाहता हूँ कि ख्वाब देखना बंद करें, धरातल पे आए। जनता ने इनको 44 सीटें पे रोकी है, कम से कम जनता के भावना का कद्र करना सीखें। आज भारत के उद्योगपतियों ने 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात की है। चाइना के प्रेसिडेंट ने भी बात करी थी। देखिए, जब वो आए थे- बीच में बोलने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, बोलिए। चाइना और अमेरिका की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वहां मोदी जी ने जो भारत का झंडा गाड़ा है ना, वो देश की जनता जानती है, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं अभय जी, है। point मैं की तो बात कर भारत की बात बता रहा हूं कि भारत के उद्योगपतियों ने मंच से कहा है कि इस देश में हर प्रकार की प्रतिभा और इस देश में वो सारे संसाधन उपलब्ध थे जिससे देश का नाम दुनिया में रोशन किया जा सकता था, लेकिन कमी एक थी, वो नेतृत्व की, और जो मुझे आज मिला है। ठीक है, इससे बड़ा ठीक है, सर्टिफिकेट ठीक है। हमें किसी से नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। अगर भारत के उद्योगपति मंच पे आके ऐसी बात कहते हैं तो ये
और कांग्रेस की सरकार अच्छा, की मुझे तुलना एक चीज का सवाल यहाँ पर बताएं। आप कह रहे हैं कि उद्योगपतियों ने जो बात कही हमने भी सुना, सब लोगों ने सुना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक हब की बात आती है, आज भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक अगर हम सामान की जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आज भी जो छोटे छोटे कल पुर्जे होते हैं उसके लिए हम बाहर पर निर्भर हैं, हम आज भी उसको आयात करते हैं। कैसे ये सिस्टम आप सर्कुलेशन में लेकर आएंगे? बड़ा सवाल तो ये बहुत उठ रहा है। बढ़िया I would सवाल like है। to make a point here. आप जो डिजिटल इंडिया बात कर रहा है, एक छोटी स्मॉल स्केल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, उसके लिए भी एक पॉलिसी यूपीए सरकार ने बनाई थी, जिसके जरिए बहुत नेशनल यूपीए इलेक्ट्रॉनिक सरकार मैं आप आपकी समझ रही मैं हैं, आपके आप पास ही समझे आऊंगी, नहीं जरा बात। मुझे की भी बात सुन लीजिए। आप देखिए आप बातों में रहे। नहीं, बातों में नहीं रहे, मैं तो धरातल मैंने तो कहा कि आज का जो वक्तव्य था उद्योगपतियों का वो सुनने लायक है और आप इस मेरे शो के सवाल बाद का सुन जवाब लेंगे। दीजिए, मेरे हाँ, सवाल का मैं जवाब आपके दीजिए। सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए ये तो महज शुरुआत है। आपकी अगर इच्छा शक्ति और मन की पवित्रता है ना, तो वो सारे गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और वो मैंने बताया ना, मैं कहता हूँ स्वच्छ भारत अभियान चला, ये अपने आप में एक कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था। योग दिवस आप देखिए, मैंने सिंपली सर आपसे पूछा, मैं तो सिर्फ मैंने ये- सिंपली आपसे पूछा हाँ। कि आप हम जिन कलपुर्जों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कलपुर्जों की बात कर रहे हैं, हम उनका आयात करते हैं आज भी। आज कर रहे हम हैं जिस ना। हब की बात कर रहे इसकी हैं, शुरुआत हुई है ना जी, अभी शुरुआत हुई है। अभी मैं तो कह रहा हूँ ना कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 60 साल रूल करने के बाद आज भी हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये सब योजना खेमचंद हमने जी, शुरू की, खेमचंद हुआ जी, कुछ नहीं। दोनों ही सरकारों हमें की तो बात कुछ आपने समय सुनी, मिलना उन्होंने है। अपनी बात इंडिया रखी, इन्होंने अपनी बात आउटसोर्सिंग का हब रखी, बना, लेकिन यूपीए आप सरकार के तो टेन्योर आपने में। बात कंप्लीट कर लेंगे तो मैं टेक्निकल थोड़ा हाँ, इसमें थोड़ा comment सा, करता बिल्कुल, हूँ। बहुत जरूरी ऐसा है ये नहीं चीज कि समझना। कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काफी इनिशिएटिव लिए और उन इनिशिएटिव से इंडस्ट्री को भी और देश को भी फायदा हुआ, लेकिन जितने इनिशिएटिव लेने चाहिए थे उतने इनिशिएटिव नहीं लिए। और हमारे देश में बहुत सारी क्षमताएं थी, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। आज भी हमारा 70 to 80% क्षेत्र ऐसा है जो डिजिटाइज नहीं है, और डिजिटाइज ना होने की वजह से जो करप्शन फैलता है, क्योंकि करप्शन तब फैलता है जब उनके पास मैनुअल रिकॉर्ड्स आते हैं, मैनुअल रिकॉर्ड्स में वो होल्ड करके रख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो यदि डिजिटल रिकॉर्ड हो तो उनको होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसको तो पूरा कंप्यूटराइज होगा और ऑनलाइन प्रोसेस होगा। तो कांग्रेस ने काम किया, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। जो आज मोदी जी ने जो लॉन्च किया है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम अपने आप में बहुत अच्छा है और ये विजनरी प्रोग्राम है, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, टेक्निकल चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स गांव-गांव तक लाइन पहुंचाना, ताकि लोग उसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। जब इंटरनेट अवेलेबल होगा तो ये योजनाएं अवेलेबल होंगी, यदि इंटरनेट नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा लाइट, जैसे आपने लाइट का बोला, लाइट में थोड़ा सा यहाँ पे कैच ये है कि मोबाइल्स में बैटरी यूज होती है, तो बैटरी आसानी से चार्ज की जा सकती है, यदि लाइट भी कम है तो भी चार्ज की जा सकती है। तो ये, और तीसरा जो चैलेंज आता है कि भाई हमारे यहाँ पे लिटरेसी, जब लोग पढ़े लिखे नहीं है तो ये योजनाएं कैसे एक्सेस कर पाएंगे, या फिर इन वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, या एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है जैसे मोदी जी ने बैंक में जनधन योजना को आसान बना दिया। पहले क्या होता था, अकाउंट खोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, जाओ 10 बार मैनेजर आपको वापस कर देता था। मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे ही एक सिंपल एप्लीकेशन बना के जिसमें किसान क्लिक करे और उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हिंदी में और उसकी लोकल लैंग्वेज में उसके सामने आ जाए। सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो सिंप्लिसिटी है, आराम ये सिंप्लिसिटी आएगी कैसे? नहीं, फोन से ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता सर। अगर फोन पर किसान को वो चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो क्या आपको लगता है एक किसान जो दिन भर खेत में काम करता है, वो बैठेगा नेट पर और नेट पर इस तमाम चीजों को समझेगा, करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आज आप देखोगे हर एक किसान के पास नॉर्मली फोन है, हाँ, ठीक है। और जिस कीमत में उसने वो फोन खरीदा, लेकिन उसी कीमत में आज एंड्रॉइड फोन क्या वो खरीद सकता प्लीज है? मैं वही बता रहा हूँ, आज इसमें खरीद सकता है, ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसमें गवर्नमेंट को पिचिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग में पिचिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में पिचिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को डिवाइस प्रोवाइड में भी पिचिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। तीसरा जो आपने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट होते हैं, जब हम इक्विपमेंट को इम्पोर्ट ही करेंगे तो हमारा फायदा क्या हुआ? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे R&D हब भी खोलेंगे और उन इक्विपमेंट्स को बनाने की कोशिश भी करेंगे। जब करेंगे तो देश का रियलिटी में फायदा होगा। ठीक है, चलिए एक सिंपल सी जो बात निकल कर आई थी, मैं अभय जी से पूछ ही लेती हूँ। अभय जी, सबके हाथ में कैसे आएगा एंड्रॉइड फोन? सबसे बड़ी बात तो यही है, फोन नहीं रहेगा तो कैसे एक्सेसिबिलिटी बनेगी इसकी? देखिए, जब मेक इन इंडिया सक्सेस होगा तो जो एंड्रॉयड फ़ोन का कीमत है वो अपने आप नीचे आएगा, और फिर सरकार जब इच्छा शक्ति रखेगी तो बहुत सारे उपाय हैं सब्सिडी देके। पहले एक शुरुआत हो
और उसके रिजल्ट अभी भी जो सब्सिडी दी जाती है सर, अगर आप बात करें तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं और सेक्टर है। मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। जब एक शुरुआत होता है और शुरुआत होने के बाद जब लाभ दिखता है तो फिर जिनको लाभ मिलता है उसको देखते हुए कई लोग अपनाने लगते हैं। तो जब ये एक बार लगेगा कि बहुत इजी प्रोसेस है और इससे लाभ हो रहा है तो ये अपने आप फैल जाएगा। इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये कमी रहेगा, ये कमी, देखिए कमियां तो सब जगह रहेगी। ठीक है कमियां को लेकिन खत्म नहीं किया जा ये सकता। हम बार बार मैं कह रही हूँ कि इस तरीके ये जो सपना देखा गया है, ये जो प्रोग्राम सामने आया है, वाकई वो स्वागत हो गया, स्वागत हो भी रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं, जो बेसिक नीड है, इसका जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देशों के तर्ज पर अब भारत भी डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। एक नए प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन चुनौतियों की बात भी हो रही है। मैं एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास लौटती हूं और अभय जी, हम जब आपकी जितनी भी बातें हैं कि ठीक है अभी शुरुआत होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मान रही हूँ, लेकिन एक बेसिक चीज़ हम फिर भूल रहे थे। मैंने जब आपने भी ऑडियो विजुअल ये क्लिप देखी होगी तो उसमें है कि बिना आधार कार्ड के ये तमाम चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी 45% लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है। बेसिक चीज ही नहीं हुई है सर। नहीं, ठीक है, तो क्या इस 45% को ध्यान में रखते हुए 55% लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? प्रचंड बहुमत मिला था। मैं देश आपके के बात का जवाब, 100 पूरे 100% की बात कर रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया, मेरे को उत्तर तो ठीक है, दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो 55% आदमी को तो लाभ मिलना चाहिए। हाँ। इससे तो आप एग्री करते हो? क्या पता वो 45% गाँव वाले ही हो। एक मिनट मेरी बात तो पूरा होने तो मैं आपकी बात कर रहा हूं। बोलिए। तो 55% व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, ये बात आप भी एडमिट करते हो। और आधार कार्ड बनने और बनाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। ठीक है। और जब 55% लोग लाभ उठाएंगे तो वो 45% भी जागृत होंगे और वो अपना आधार कार्ड बनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो 55% के बन गए अब नहीं बनते, आज भी बन रहे हैं, कल भी बनेंगे। और जब यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक जागरूकता आएगा तो अपने आप ये नंबर जागरूकता आएगी कैसे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना हमारे देश में। उसके लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। देखिए, आप जनधन योजना की बात चल रही थी। अब सरकार जितने भी बेनिफिट्स देने हैं जनता को, जो देती है सब्सिडी के माध्यम से या जो भी है, वो सारे बेनिफिट्स उसी जनधन अकाउंट में जाएंगे। बीच में कोई नहीं है, अभी तक नहीं जा रहे। चैतन्य जी जवाब देना चाह रहे थे। बीच में कोई नहीं आने वाला। इंस्पेक्टर राज जो एक बहुत सारे कंप्लेंट्स और बहुत सारी बातें आती थी कि इतना रुपया चला और इतना ही पहुंचा। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आप डिजिटाइजेशन की बात करेंगे तो बाहर के देश के लोग आ जाएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि जो तमाम कंपनीज हैं उनके सर्वर हमारे देश के अंदर नहीं है साहब। वो सर्वर बाहर से ही सीधे अकाउंटेबल होंगे, वो उनकी जवाबदेही बनेगी, लेकिन वो जवाब देने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि सर्वर बाहर है उनके। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी से इसको मत जोड़िए। खेमचंद जी, मैं आपके पास आऊं। चैतन्य जी, मैं आऊंगी आपके पास। खेमचंद जी, चैतन्य जी काउंटर करना चाह रहे थे इस बात को। आपको कि डेटा सेंटर पुणे में बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिनकी आप बात कर रहे हैं। और हमारे देश में जब इतना इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक डेटा होगा, उसके डेटा सेंटर इंडिया में बनाए जाएंगे और गवर्नमेंट तभी मेरे को लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि ये देश की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है।
एक कंपनी नहीं है सर, मैं अभी एक अभी इस कंपनी- मसले पे आप बात देखिए, करूंगी। दो कंपनीज चीज़- की अगर हम आप- बात आप करेंगे तो try to फेरिस्त बहुत understand, लंबी है। दो कितनी चीज़ें- कंपनीज का नहीं, सर्वे इसमें यहाँ दो पर लेके चीज़ें हैं। आएंगे एक आप? गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं, जो गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। बाकी आप, क्योंकि जो इंटरनेट है वो पूरा विश्व में फैला हुआ है, वो तो एक समंदर है, आप उसको नहीं समेट सकते। लेकिन जो अपना डेटा है, जो सिक्योर डेटा है, उसको सिक्योर करना जरूरी है। उसका डेटा सेंटर इंडिया में होना जरूरी है और वो बनेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा सेंटर पुणे में बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा, ठीक मैं है, आपको डेटा बताना सेंटर भी चाहता हूँ, बन रहा है। रिसेंटली उन्होंने ठीक है, लॉन्च किया, वो डेटा बन रहा सेंटर है। भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ साइबर सेल भी है, बावजूद उसके अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम के मामले में पूरे विश्व की अगर बात करें तो भारत 5वें नंबर पर है सर। ये हम नहीं भूल सकते, ये भी एक बड़ी चुनौती है। मैं चैतन्य जी से काउंटर आंसर चाहूंगी इसके लिए। दूसरा जी। पर्सपेक्ट देखें, जो भारत में जो यूजर्स हैं, यूजर्स बहुत बड़ी संख्या में है, इसीलिए भारत 5वें नंबर पे है। लेकिन आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कुछ और होगी। चैतन्य अभी जी, आपने बोला कि यूज़र बहुत भारी संख्या में हैं और टेलीफोन यूज़र भी हमारे देश में बहुत भारी संख्या में है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अब हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगी डिजिटल इंडिया में और बहुत से आज घोषणा हुई। घोषणा हुई नहीं, आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले सितंबर के महीने में 2014 में चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग यहाँ आए थे। विदेशियों की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत के कंपनियों आप की मुझे बात किया आप मैं। बोलने तो दीजिए। चैतन्य जी को बोल रहे हैं। आप तभी 20 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, अभी तक तो किसी ने एक पाई भी नहीं देखी है इस देश की जनता ने। तो अब पता नहीं डिजिटल इंडिया में ऐसा क्या करेंगे। ये एक पैकिंग तो उन्होंने अच्छी करी है, अच्छा इवेंट मैनेज किया है इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। तो अब देखते हैं, जो ये बात कर रहे हैं, जो यूएस जाके भी इन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी जी ने कहा था कि इंडिया को पहले एक सांप सीढ़ी का देश कहते थे, पर अब इंडिया वाले माउस से खेलते हैं। वो इंडिया वाले माउस से आज इसलिए खेलते हैं क्योंकि राजीव गांधी जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तब ये पहल करी थी कि इंडिया में कंप्यूटर्स आए और मॉडर्नाइजेशन हो, डिजिटाइजेशन हो। दिस इज ऑल ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। देखिए, एक इंडिपेंडेंट राय देखा जाए, राजीव गांधी के इस इनिशिएटिव को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद यूपीए की जो सरकार जो 10 साल रही, उसमें आईटी का जो जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। आप देखेंगे कर्नाटक में, इंडिया को आईटी हब यूपीए प्लीज मैं सरकार पॉलिटिकल, के दौरान ही बना इंडिया आईटी हब। पॉलिटिकल ना करें इसको, नॉन पॉलिटिकल रखें आप। और अब अगर नॉन पॉलिटिकल की आप बात करते हैं, इट दूसरी इज बात, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट 2004 to 14 इंडिया was recognized by the world leaders as an IT hub, as an outsourcing hub. ऐसा नहीं है 2004 तक भी इंडिया जो था, इंडिया का जो सर्विस इंडस्ट्री थी, दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट। और एक मैं करेक्शन और करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि जो इंडिया है, इट्स अ 5th मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये अभी अपग्रेड हुआ है। तीसरा मैं टेक्निकल आपको बताना चाहता हूँ, आपने साइबर क्राइम की और उसकी बात की थी। ये कंसर्न पूरे विश्व में कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इस कंसर्न को हमारे पवन दुग्गल जी ने भी एड्रेस किया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो योजना आज माननीय प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की, ये योजना रूटीन लाइफ में इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन के बारे में है। तो इसमें जो क्राइम, जो साइबर क्राइम है, वो कम इफेक्ट करेगा। दूसरा, जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने इसमें क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट, पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट है, उनके लिए ई लॉकर की सुविधा दी है कि एक बार जब ई लॉकर में आप जब सामान रखोगे, मतलब जो डॉक्यूमेंट रखोगे, तो आप एक सिक्योर प्लेस के थ्रू रखोगे। लेकिन वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर सिक्योर इनटू द ई लॉकर, देन यू कैन यूज इट। ठीक है, तो उसके लिए तीसरा, एक लास्ट एक सेकंड और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड ही नहीं है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आईडी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपके पूरी आपकी इंफॉर्मेशन है। आप जिस डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं, अभय जी भी समझा रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमारे देश में एक कानून है और उस कानून के तहत ये है कि अगर ऐसा कोई क्राइम होता है तो शिकंजा कसा जाएगा, आरोपी पकड़ा जाएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन खुद अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करें तो उनके लिए ये नियम है कि वो किसी भी बाहर की कंपनीज के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं। बावजूद उसके धड़ल्ले से काम होता है। और एक आंकड़ा है कि 45 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और राज्य सरकार जो है के जो नुमाइंदे होते हैं, वो तमाम सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, वो उन्हीं सर्वर्स के थ्रू काम करते हैं। ये गैर संवैधानिक है, बावजूद उसके काम हो रहा है और यही वजह है कि क्राइम होता है। कुछ आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, आप देखेंगे जो अमेरिका की विदेश मंत्री, तो जब सरकार
के लोगों को हम रोक नहीं पा रहे, तो आम आदमी को कैसे अब रोक बात पाएंगे? समझिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको किया जा सकता है। अब देखेंगे कि जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन थी, वो भी जीमेल यूज करती थी। ठीक है। तो जीमेल जो इतना सिक्योर नहीं माना जाता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं क्योंकि आप क्योंकि जो फिजिबिलिटी है उसकी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप जो गवर्नमेंट या अपना ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका थोड़ा सा आपका स्लो स्पीड होता है या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन हाँ, इसमें क्लियर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आप देखना साइबर पड़ेगा एक्सपर्ट कि हैं सर, व्हाट टू डू, तो व्हाट फिर टू आप डू तो ओवर ये देयर, भी व्हाट जान नॉट रहे टू होंगे, डू, आप तो ये भी जान रहे होंगे कि भारत में अगर हम स्पीड की बात कर लें, नेट स्पीड की बात कर लें, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो हम 52वें नंबर पर हैं, 52 नंबर पर हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी हो पाएगी? आपने बिल्कुल सही कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिगेस्ट चैलेंज रहेगा मोदी जी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी जिस चीज़ की बात करें, वो मोबाइल ऐप की बात करें, मोबाइल ऐप बहुत ही कम डेटा लेता है, वो 2G के साथ भी चल सकता है। एक गरीब आदमी 50 रुपए का रिचार्ज कूपन करवा के भी उसको 1 महीने यूज कर सकता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उनका जो विजन है उन चीज़ों को सिंपल कर रहा है, सिंपल करके वो आम लोगों तक पहुंचा रहा है। हालांकि चैलेंजेस बहुत सर, एक हैं। गरीब आदमी को ऐसा भी होता है कि दिन में खाने के लिए भी पैसे नहीं मिल नहीं, आप पाते। सही कह रहे हैं। इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट को उनको सब्सिडाइज देना पड़े, जैसे मैं गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत न्यूट्रल तरीके से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सवाल आज के लिए नहीं है। ये खाली हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, एनडीए गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं यूपीए गवर्नमेंट से भी यही सवाल जब थे तो तब भी यही सवाल था। जरूर चैतन्य जी कह रहे हैं कि तमाम प्रोग्राम को आपने लॉन्च किया हुआ, लेकिन तब भी गरीब मर रहे थे और खाना नहीं मिल रहा था। कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी चलो पाएगा? उदाहरण और देना स्टेट के चाहता हूँ कॉर्पोरेट आपको, अबे सिर्फ जी। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मोबाइल फोन जब आया था तब ये रखना बहुत मुश्किल काम था। जब इस मोबाइल फोन का लाभ लोगों को दिखा, तो सब रखने आज लगे। आज रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है, इसलिए आप उस चीज से नहीं जोड़ के देख सकते कि वो गरीब आदमी है। जब लाभ होगा तो हर चीज ऑर्गेनाइज होगा और फिर सरकार को भी कदम उठाने होंगे। निश्चित तौर पे जो आज लॉन्च हुआ है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और इसको सरकार फेस सबसे करेगी बड़ा- और सॉल्व करेगी। सबसे बड़ा इशू एक साइबर सिक्योरिटी है। अभी हाल ही में एक आपने साइबर सिक्योरिटी पे मेरा एक बात में आप भी मेरी बात सुनिएगा। अभी कुछ अधिवक्ता भी हूँ। आज ही एक एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। आज ही साइबर स्पेस एक बात सुन मिनट लेते हैं। एक मिनट जी, प्लीज जी, प्लीज जी। प्लीज मेरे पास एक वक्त मिनट मैं कम बात है, बोल रहा हूँ। इसलिए- मैं एक बात बोलूंगा। आज ही सुनने में खबर आई है कि गवर्नमेंट ने एक फेक आईपी एड्रेस के थ्रू एक बहुत सीनियर लीडर्स के जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री भी है, नेहरू जी, उनके वही सारी चीजें, तमाम चीजें वो आ रही हैं। तो सरकार से कौन बचाएगा जनता को और लोगों को? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि कानून पहले नहीं बन सकता। कानून कभी भी पर्याप्त और पूर्ण नहीं हुआ है। कानून जब खामियां दिखती है तो उस हिसाब से कानून बना हुआ है सर। नहीं, अगर मैं- आप एक मैं अधिवक्ता कुछ- के तौर पर नहीं, बात कर रहे हैं मेरी तो बात आपसे ही मैं पूरी होने ये दिया। उम्मीद रखती हूँ, कानून आप तो बना technical हुआ है, point है, कानून technical कहाँ point इम्प्लीमेंट है। कर पाते कानून हैं? है ना। माननीय मैं तो प्राइम वही तो मिनिस्टर कह रहा ने हूँ जी कि साइबर लॉ पे कानून है और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उसमें जब परेशानियां आएगी, उसमें जब दिक्कतें आएंगी, उस हिसाब से कानून संशोधित होकर आगे बढ़ता जाएगा। यही मैं जब कहना तक चाह रहा जितनी हूँ चीजें कि हुई हैं, आप उसमें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो ऑफ नहीं इंडिया पाया। मैं कानून के साथ साथ आपको एक बात अपना संविधान- अभय जी को चलिए, एक बात बता दूं। मेरे पास BSNL वक्त कम है, माननीय मैं प्राइम 5 मिनिस्टर ने सेकंड आप गवर्नमेंट ने तीनों मेहमानों को दूंगी लास्ट कमेंट के लिए। खेमचंद जी, आप इसे शुरुआत माननीय करें। प्राइम मिनिस्टर ने बीएसएनएल को अपना जो इंटरनेट गेटवे बनाने के लिए बोला है। तो अपना इंटरनेट गेटवे बन जाएगा तो बहुत सारी जो मॉनिटरिंग है, जो साइबर प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगी। बहुत अच्छा खासा हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे को लगता है कि इससे देश को चलिए, लाभ होगा चैतन्य जी। और ये जनता जन मैं जनता आपके पहुंचेगा। चैनल के माध्यम से भारतीय जुमला पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक दरख्वास्त करूंगा कि अपने कुछ पर्सनल इनिशिएटिव्स लाएं और पुरानी सरकारों के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको नए पैकिंग करके ना बेचें। चलिए, अभय मैं जी कोई जवाब चैतन्य देना जी से चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के द्वारा कोई भी कार्य होगा तो उसको आप जबरदस्ती अपना कहने का प्रयास करेंगे। Facts, आप figures, करते रहिए, facts, figures, जमीनी हकीकत पे मत government आइए। policies, वो आपको झूठ नहीं बोल मुबारक सकती। हो, आप जितना गुमराह कर सकते हैं, जितना चलिए, अपना राजनीति गुमराह तो नहीं आप करते। गुमराह तो कर आपने सकते हैं, किया है। आपकी गुमराह राजनीति तो नहीं नरेंद्र करते। मोदी जी ने किया। छोड़िए, देश की राजनीतिक जनता को। मंच नहीं मोदी जी का बनाते विजन इसको। बड़ा स्पष्ट अभय है। जी, विजन देश स्पष्ट एक है, ताकत विजन बन दूसरे के का है उभरेगा। और ऐसा अगर और ऐसा उसमें अगर दूसरे अगर के ऐसा रहा विजन तो को आपको नहीं अपना लगता विजन कि आने बता वाले के समय में नरेंद्र मोदी राजनीति जो मेरे को ऐसा राजनीति है लग वो रहा भी कांग्रेस को इनिशिएटिव डिजिटल को हो सराहना जाएगी चाहिए सीधे सीधे। और उसमें चलिए, जो ठीक है। चैलेंजेस है उनको हाईलाइट करना ठीक चाहिए, है। लेकिन इनिशिएटिव को सराहना चाहिए। ठीक है, इनिशिएटिव ठीक अच्छा है। है। सराहनीय है, हर कोई सराह भी रहा है, लेकिन सवाल
सवाल तो वही है कि जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर कितनी जल्दी पार पाया जाएगा, और अगर पार पाने की दिशा में हम हैं तो उसमें वक्त कितना लगेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे राजनेता अब इस विषय पर ज्यादा राजनीति नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राजनीति भी डिजिटल हो जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात मुद्दे के में अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको सुनाएंगे कि आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों को अपने आम जनता से साझा किया।